जो आज बने खड़े दिखाई दे रहे हैं, अगर वीरेंद्र आज विधायक हैं तो ये अपनी पिताजी का ही अंश है। पिताजी हैं जो इन्हें सब कुछ देके गए हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। ऐसे भी हमारे साथ हैं जो लोग अपने आने वाली पीढ़ी को देकर के जा रहे हैं। हाँ, जो हमें लाल टोपी मिली है और अगर काली सदरी पहन करके राजनीति कर रहे हैं, मैं इस मौके पे कह सकता हूं, नेताजी ने ही हम लोगों को दिया और नेताजी की वजह से ही हम लोग यहां पर खड़े हैं। इसलिए अगर उनके जीवन के बारे में हम लोग याद करेंगे, न जाने कितने स्मरण हैं, न जाने कितनी चीजें हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं, मैं बहुत कम समय के लिए रहा। जब मैं सरकार में था, कैलाश जी मंत्री थे, जो कोई भी बात वो लेकर के आते थे, फैसला लेकर के हम तक आते थे। हमने कभी भी उनके फैसले पर कोई बात नहीं रखी होगी। जो उन्होंने कहा वही हमने स्वीकार कर लिया। वो पंचायती राज मंत्री भी बने। सर्वे करना, कौन सा आरक्षण होगा, क्या होगा, यहां पर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराम यादव जी भी बैठे हैं। वो जानते होंगे कि कितना मुश्किल काम होता है। कौन सी जगह को क्या बना दें, क्या आरक्षण हो जाए, किस वार्ड को कैसे बना दें, ये जमीनी राजनीति वही जानता है जो जमीन पर रहता है। और मैं समझता हूं कैलाश जी जब थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में वो भूमिका निभाई कि कहीं भी किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं लगा पाया। बहुत सारे उन्होंने काम किए होंगे, सड़कें, पुल या और जगह हम लोगों से मदद लेते रहे होंगे। लेकिन आज मैं देख सकता हूं मैदान भरा दिखाई दे रहा है, लोग सड़कों पे हैं। और कई हमारे साथी तो 11 बजे ही चल दिए होंगे घर से, और पहले चल दिए होंगे। अब तो शाम हो गई। ये बहुत दूर से आए हैं, ये बता रहे 9 बजे ही चल दिए थे। तो सोचो, जो 9 बजे चला वो आज अभी कितना समय हो गया सोचिए। लेकिन ये गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती है, ये समाजवादी धरती है, ये वीरों की धरती है, ये वो धरती है जिसने फौज में लड़ने का जज्बा दिया है। इस धरती से पैदा हुए लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं। हम चाहे उस्मान जी को याद कर लें या पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हमीद को याद कर लें, वीर अब्दुल हमीद। ये धरती वो है। और नेताजी के आह्वान पर, समाजवादियों के आह्वान पर यहां के लोगों ने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। इस बार तो हालांकि ये गाजीपुर ने पहली बार नहीं, कई बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं। लोग बताते हैं कि चरण सिंह जी के जमाने में जब दूसरे दल का पूरा रुतबा होता था, तब भी यहां पर लोग चरण सिंह जी के कहने पर एक एक वोट डाल करके समाजवादी आंदोलन या किसानों की लड़ाई लड़ने वाले के पक्ष में ही वोट डालते थे। जब मैं यहां पर सभाओं में आया था, चुनाव की सभाओं में मैं जब यहां आया था, यहां पर लोग सुनना नहीं चाहते थे। वो इंतजार कर रहे थे कि वोट कब डालने का मौका मिलेगा। मंच रहा होगा, मंच से दूरी खत्म कर दी थी यहां के नौजवानों ने, मुझे याद है। और केवल गाजीपुर में नहीं, उस चुनाव में मैंने गाजीपुर से लेकर के आखिरी आपके शामली से लेकर के उन इलाकों में भी देखा था कि अगर कहीं चुनावी सभा समाजवादियों की थी तो बल्ली और जनता का कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई रोक नहीं पाया। आज रिजल्ट कुछ भी आ गया हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, किसी की भी सरकार बन गई हो,
लेकिन जनता की सरकार तो केवल समाजवादी बना सकते हैं, दूसरे लोग नहीं बना सकते। जनता के बीच अगर आज भी कोई याद कर रहा है तो वो समाजवादी लोगों की सरकार याद कर रहे हैं। ये सरकार तो कुछ है ही नहीं। सरकार क्या है? ये सरकार सोचो आप, ये कोई सरकार है? अभी दिल्ली की सरकार ने एक फैसला लिया है। हालांकि 14 तारीख जो फरवरी की होती है बड़ी अलग तारीख है। इसको मैं पीढ़ी की दूरियां मानूं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पूछेंगे मैं क्यों 14 तारीख की बात कर रहा हूं। ये जो 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरह का फैसला लिया है। हालांकि दिल्ली वालों ने लिया है, लखनऊ वाले पता नहीं मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। फैसला दिल्ली से हुआ है। पत्रकार साथी, वो जो चिट्ठी निकली वो सही है कि नकली है? जब मैंने उसको पढ़ा पहली बार कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 14 फरवरी को कोई हक दिवस मनाना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये अंग्रेजी का शब्द है कि हिंदी का शब्द है। अगर ये अंग्रेजी का शब्द है तो इसका मतलब कुछ और है। अगर कोई कंफ्यूज हो जाएगा हिंदी को लेकर के तो इसका पूरा का पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। कैसे लोग हैं बताओ? ये जो मोबाइल चलाने वाले तो समझ रहे होंगे, इन्हें पता नहीं, ये पता नहीं कौन से प्रेम में कहां उलझे हुए हैं बीजेपी के लोग। इन्हें मित्रता भी करनी नहीं आती। इन बीजेपी के लोगों को मित्रता भी करनी नहीं आती। और कभी कभी हम और आप लोग अगर डॉक्टर साहब को दिखाने जाएं और डॉक्टर हमारा आपका ब्लड टेस्ट कर लें या कोई जानकारी करें तो कभी कभी कहते हैं कि आप में इस विटामिन की कमी है। अगर मान लीजिए कोई विटामिन की कमी है तो डॉक्टर साहब आपको उस विटामिन की गोली दे देंगे, दवा दे देंगे, इतने दिन खाइए आप, उसके बाद स्वस्थ हो जाएंगे। और हमारे गांव के लोग जरूर जानते होंगे, अगर हम आंकड़े निकलवाएं पीएससी और सीएससी अस्पताल के, क्योंकि जब मैं गोरखपुर का सरकार में एक सिस्टम लगवाया कि आखिरकार पीएससी और सीएससी में किस लिए लोग आते हैं, तो जब जानकारी मिली तो ये जानकारी मिली कि लोग आखिर अक्सर बहुत छोटी छोटी बीमारी को लेकर के आते हैं और पीएससी सीएससी में पहुंच करके जो गरीब हैं गांव वाले वापस नहीं जाते जब तक उन्हें दवा न मिल जाए। तो हम एक व्यवस्था बनाना चाहते थे, इसलिए वहां कंप्यूटर लगा करके जानकारी हासिल कर रहे थे। तो अगर वहां सबसे ज्यादा लोग आते थे तो लोगों को शिकायत रहती थी कि उन्हें कमजोरी की दवा चाहिए, कमजोर हैं वो लोग, या बुखार है उन्हें, या विटामिन ए की कमी है, बी की कमी है, सी की कमी है। लेकिन मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को विटामिन ए बहुत मिल रहा है। इन्हें कमी नहीं है, इन पे विटामिन ओवर हो गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं इनका हिसाब किताब देखोगे तो इन्होंने क्या खेल खेला सोचिए आप। एक समय नहीं वो गलत समय रहे, विटामिन ए मतलब जो उद्योगपति हैं, एक समय पर याद होगा आपको इन्होंने पूरा का पूरा पैसा बंद करा दिया और कहा कि नोटबंदी होने के बाद
भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापिस आ जाएगा। वो याद कीजिए, वो समाजवादी सरकार थी और उस समय चुनाव में जहां भी हम लोग जाते थे यही बात कहते थे कि रुपया बंद होने से रुपया हमारा काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। याद कीजिए किस समय की बात है। और आज कितने साल हो गए, बैंकों में पैसा भर गया, बैंकों में पैसा भरता चला गया और इन्होंने न जाने कैसी अर्थव्यवस्था बनाई कि कुछ उद्योगपति न जाने कितनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। और मुझे लगा कि 2024 का जब चुनाव होगा तो बीजेपी कहेगी कि देखो हमारी अर्थव्यवस्था और अर्थनीति ऐसी है कि भारत का उद्योगपति भी दुनिया में नंबर 1 हो सकता है। मुझे लगा कि हो सकता है वो उद्योगपति दुनिया का नंबर 1 पहुंच जाए, क्योंकि नंबर 2 तक पहुंचने तक कोई उसे ज्यादा समय नहीं लगा। सोचो कहां भारत जो गरीब देश है, हमारे अगर आंकड़े हम देखें तो जहां पानी पीने का इंतजाम नहीं, जहां पर अभी भी पढ़ाई अच्छी नहीं, बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही, पर्याप्त हम लोग खाना पीना नहीं खा पा रहे, भ्रष्टाचार जहां चरम सीमा पर है, बेरोजगारी जहां चरम सीमा पर है, महंगाई का ये आलम है, कोई चीज ऐसी नहीं जो सस्ती बची हो। बिजली महंगी, खाद महंगी, डीएपी महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही। और उसके बाद बताओ हमारे देश का उद्योगपति नंबर 2 पर, और हमें लगा कि वो नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। और जब नंबर 1 पर पहुंच जाएगा तो बीजेपी हो सकती है उसी उद्योगपति के नाम पर हमसे आपसे वोट मांगे और लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन सोचो हिसाब किताब कैसा हुआ इस बार। जो 2 नंबर पे था वो पता नहीं कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया। मुझे तो ये लगता है कि जो 7-8 महीने सरकार के बचे हैं, कहीं कोई ऐसा हिसाब किताब ना बनाए कि फिर ऊपर आ जाए। सोचिए ये सरकार की कमी है या सरकार का फायदा है? कौन सी विटामिन मिल रही है जो ए भागता जा रहा है ऊपर? कोई तो होगी बात। और क्या खोखलापन था कि किसी की एक रिपोर्ट आने के बाद वो 2 नंबर से कहां चला गया। ये जो वैल्यूएशन है, जो आंकड़े हैं, आंकड़े नीचे ऊपर हुए हैं, लेकिन न जाने कितनों ने रुपया खोया है। हम और आप नहीं जानते जिन्होंने रुपया खोया होगा। हम और आप तो अखबार में केवल कुछ संस्थाओं का देख रहे हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, LIC जिसमें हमारा आपका पैसा है। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा या जानकारी में नहीं होगा जिसने LIC में कोई ना कोई किस्त ना दी हो। LIC हमारा आपका गरीबों का पैसा, वो पैसा लगा दिया उसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लग गया और बैंकों का पैसा लग गया। हम ये जानना चाहते बीजेपी के लोगों से, जब सरकार इनकी बनी थी, किसी अधिकारी ने कोई फैसला लिया और उसने बिजली विभाग के प्रोविडेंट फंड का पैसा एक प्राइवेट कंपनी में लगा दिया, DHFL में। वो DHFL कंपनी डूब गई। इन बीजेपी के लोगों को दिखाना था कि बहुत ईमानदार सरकार है। उसने उन सभी लोगों को जेल भेज दिया। अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट कंपनी में हो करके और अगर प्राइवेट कंपनी डूब जाए तो जेल भेजा जाता है। तो हम बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं, आज भारत की बैंकों का पैसा और LIC का पैसा डूबा है तो बताओ कौन जेल जाएगा? अगर यूपी में जेल जा सकते हैं तो दिल्ली में जेल क्यों नहीं जा रहे वो लोग? और याद कीजिए आप,
यही सरकार के लोग थे जो कहते थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कहीं लूटपाट नहीं होगी। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, ये समाजवादियों की देन है 100 नंबर। उसको 112 कर दिया, पुलिस को लगा कि हमारा भी रेट बढ़ जाना चाहिए। सरकार ने 100 से 112 किया, हमारी ईमानदार पुलिस को लगा कि उनका भी रेट बढ़ गया है। ये है सच्चाई कि नहीं सच्चाई? हमारी आपकी सरकार होती थी, अगर कोई एक डीजीपी एक दिन नहीं बना, 2 दिन नहीं बना, तो ये हमारे अखबार के मित्र भाई लोग, हमारे अखबार के मित्र भाई लिखते थे कि देखिए कितनी नाकाम सरकार है, कितने नाकाम मुख्यमंत्री हैं कि फैसला नहीं ले पा रहे हैं डीजीपी बनाने का। और अगर हमने किसी को अपने डीजीपी बना भी दिया, मान लीजिए उसकी काबिलियत के हिसाब से या उसके किसी और काम की वजह से, तो बताओ आरोप क्या लगता था कि ये समाजवादी लोग जात के आधार पर और धर्म के आधार पर फैसला लेते हैं। आज बताओ हमारे पत्रकार साथियों, जुगाड़ के डीजीपी बैठे कि नहीं बैठे? अब मुझे नहीं शब्द है कि सरकारी शब्द क्या होगा उसके लिए, जो परमानेंट ना हो, जिसका तख्ती पे नाम नहीं लिखा जा सकता, तो बताओ वो जुगाड़ का ही तो डीजीपी होगा। न केवल जुगाड़ का डीजीपी है, बल्कि चीफ सेक्रेटरी भी एक बार टर्म बढ़ता है, 2 बार टर्म बढ़ता है, 3 बार टर्म बढ़ेगा। और आपकी सरकार होती थी तो हर एक चीज पे आरोप लग जाते थे। तो सोचिए, जो बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए जा रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, हमारे किसान भाइयों, नौजवानों, घबराना मत, ये एमओयू कुछ नहीं होते हैं। और मैं आपको सुझाव देता हूं, और अगर न सच निकले तो बताना, अगर आप अच्छा सूट पहन लें, टाई लगा लें और कहीं बीजेपी के दफ्तर के बाहर अगर आप निकल गए, तो हो सकता है वो आपसे भी एमओयू करवा लें। एमओयू करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, ड्राई क्लीन करा हुआ सूट और एक बढ़िया टाई लगा के निकलोगे आप, अगर बीजेपी वालों ने देख लिया तो आपसे भी एमओयू करा लेंगे। हम बीजेपी वालों से जानना चाहते हैं, और ये जनता जानना चाहती है, कम से कम पूर्वांचल की, जो इंतजार कर रही है कि विकास कब होगा। क्योंकि मुझे याद है यहीं पर बीजेपी के बड़े नेता आए थे और बड़े बड़े भाषण दे गए थे कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। अगर आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ, किसी फसल की आपको सही कीमत मिल गई हो तो बताओ। ये जितने बैठे हैं, कहीं ना कहीं खेत हैं इन लोगों पर, खेती करने वाले लोग भी हैं यहां, सब हैं। बताओ धान में लूट पहले हुई कि नहीं हुई, और अब हो रही कि नहीं हो रही, बताओ हर फसल की। तो ये एमओयू कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से हमें और आपको धोखा देने के लिए। पहले इन्होंने एक इन्वेस्टर मीट बुलाई थी, और उस इन्वेस्टर मीट में बुला करके 5 लाख करोड़ के एमओयू किए थे इन्होंने। 5 लाख करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़ के एमओयू किए थे। और अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, हिसाब किताब लगाएं, तो अभी जमीन पे कुछ नहीं उतरा। एक बार डिफेंस एक्सपो किया इन्होंने, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो असले बनाती हैं, जो बड़े बड़े, जो फौज को चाहिए हमारे असले, आर्म्स या किसी और तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, उसकी बड़ी डिफेंस एक्सपो किया था। हालांकि गाजीपुर में नहीं कहा उन्होंने कि यहां पर कोई टैंक बनाएंगे या गोला बनाएंगे,
या मिसाइल बनाएंगे। हमारे गरीब बुंदेलखंड की जनता को कहा कि आप वोट दे दीजिए, हम मिसाइल बना देंगे। वहां की गरीब जनता ने वोट दे दिया, मिसाइल आज तक नहीं बनी वहां पर, मिसाइल नहीं बन पा रही वहां पर। क्या सपना दिखाया मिसाइल बनाने का, और पीछे मुड़कर के देखो तो कहीं जमीन पर कुछ नहीं उतरा। और अब सुना है कि 20 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो गए, और एक एमओयू पकड़ा गया अमेरिका की एक कंपनी जिसमें यूनिवर्सिटी एक कमरे में भी नहीं चल रही थी। सोचिए, उस पे कई हजार करोड़ का एमओयू करके आ गए ये मंत्री। जब वहां थक गए विदेश जाकर के एमओयू करके, तो प्रदेशों के बड़े बड़े शहरों में गए एमओयू करने, वहां भी थक गए तो फिर जिलों में चले गए। हो सकता है गाजीपुर में भी कहीं ना कहीं इन्होंने मीटिंग की हो एमओयू की, उद्योगपतियों की। गाजीपुर में की थी कि नहीं की थी? साहू जी वो हमारे विधायक जी बता रहे हैं कि यहां भी एमओयू साइन हुआ। अरे आप भी सूट वूट पहन के जाते, आपका भी एमओयू हो जाता वहां पर। तो सोचिए, कहां अमेरिका, कहां इंग्लैंड, कहां यूरोप, कहां ब्राजील, कहां मैक्सिको। अगर ब्राजील जाओगे तो 24 घंटे हवाई जहाज से चलना पड़ेगा। बताओ, ब्राजील से कोई यहां आएगा बलिया गाजीपुर में इन्वेस्ट करने, कोई लॉर्ड कॉर्नवालिस तो है नहीं जो यहां पर कोई राज चल रहा हो अंग्रेजों का। वो अलग बात है कहां से आए और कहां पर उन्हें आखिरी वक्त गुजारना पड़ा, और कैसे इन्वेस्टमेंट आए वाला आएगा। अभी मैं बलिया के एक व्यापारी परिवार से मिलकर आया हूं। ये नई तरह का व्यापार चला रहे हैं बीजेपी के लोग। इनके यहां बैंकों से नहीं मिल रहा है पैसा, कुछ सूदखोर हैं बीजेपी के, पता नहीं कहां से पैसा लेकर के आते हैं, वो बांट रहे हैं लोगों को। और इतना बांट रहे हैं, इतना वसूल रहे हैं कि अगर कोई एक बार ले ले तो वो वापस अपने जीवन में नहीं कर सकता। इतना इंटरेस्ट वसूल रहे हैं, और उसका परिणाम यह हुआ, एक नंदलाल गुप्ता ने कुछ सूदखोरों से पैसा ले लिया अपने कारोबार के लिए, व्यापार के लिए। वो लौटा नहीं पा रहा था। उन सूदखोरों ने इतना डराया धमकाया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ गई। और सोचिए, आज के समय पर कैसे आत्महत्या की उसने। इन नौजवानों ने देखा भी होगा, फेसबुक पे लाइव कर करके आत्महत्या की। बताओ, इन बीजेपी के लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। जो लोग एमओयू कर रहे हैं, जो बड़े बड़े एमओयू कर रहे हैं और सूदखोर व्यापारियों की जान ले रहे हैं। अभी उसके परिवार ने कहा कि बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर नहीं चला उन पर जो सूदखोर थे बीजेपी वाले। मैंने कहा, यह सरकार का बुलडोजर नहीं है, यह बीजेपी का बुलडोजर है। यह बीजेपी का बुलडोजर बीजेपी वालों पे नहीं चलता है, यह दूसरों पे चलता है बुलडोजर। और ये जो बुलडोजर की संस्कृति लेकर के आए हैं, याद रखें इस सरकार वाले लोग, अगर बुलडोजर यहां चला है तो बुलडोजर बनना बंद नहीं होंगे। बुलडोजर बनने वाले कारखाने बंद नहीं होने वाले। बताओ, हम समाजवादियों के कितने नेताओं को कितना अपमानित किया इन्होंने, झूठे मुकदमे लगे हैं उन पे। और यहां पर जितने कार्यकर्ता नेता होंगे वो महसूस करते होंगे कि इस सरकार में झूठे मुकदमे लगते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ लिखने पर एफआईआर हो गई एक कार्यकर्ता पर। हमें पुलिस हेडक्वार्टर जाना पड़ा, वही पुलिस हेडक्वार्टर जो समाजवादियों ने बनाया। दुनिया में अगर पुलिस हेडक्वार्टर देखेंगे आप, तो आपके भी पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया। वहां जाना पड़ा क्योंकि कुछ लिख दिया तो उसमें झगड़ा हो गया। बीजेपी वाले कुछ भी लिख सकते हैं, उनके पे कार्रवाई नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी। अगर समाजवादी लोग लिख देंगे तो एफआईआर हो जाएगी। और जात के आधार पर भेदभाव करते हैं ये लोग, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। ये जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव हमें लोकतंत्र में और संविधान में कहीं ऐसा नहीं है।
कि जात और धर्म के आधार पर हम भेदभाव करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी सरकार में बैठे लोग लगातार इसी तरह का भेदभाव कर रहे हैं। अभी कुछ सवाल खड़े हो गए, कहीं से सवाल ऐसा खड़ा हुआ जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हम जनता के सामने नहीं सवाल करेंगे बीजेपी से, हम सदन में जाकर के पूछेंगे उनसे, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं केवल संविधान की शपथ नहीं लेकर के बैठे हैं, वो किसी मठ से भी आए हैं। और मठ पर तो इसलिए आ गए क्योंकि उनके परिवार के लोग पहले मठ में थे। अगर उनके परिवार के लोग मठ में नहीं होते तो शायद मठ पर नहीं पहुंच पाते। उन्हें हमारा और आपका परिवारवाद तो दिखता है, लेकिन उन्हें अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है, उन्हें अपना परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है। और इनके जो फैसले हैं इनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यही पूर्वांचल के लिए कहते थे, एक्सप्रेसवे के लिए, कि ये भ्रष्टाचार वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। याद है कि नहीं याद है? इस हाईवे को कहते थे ये समाजवादियों ने उसमें लूट की है। अरे कभी लूट देखनी हो तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की देख लेना, क्या लूट हुई है वहां पर। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, इंद्रदेव ने बारिश कर दी, गड्ढे गड्ढे हो गए, पूरा एक्सप्रेसवे बह गया। बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे, इसकी जो कीमत है उससे ज्यादा कीमत लगा दी वहां पर। हमें दुख है इस बात का। अभी मैं जाते हुए देखता हुआ गया और आते हुए देखता आया हूं, हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, और उतने भी लोग नहीं चल पा रहे जितने समाजवादी लोग रथ के समय चल लिए थे उसमें। मुझे याद है जब हम लोगों ने शुरुआत की थी इसी हैदरिया और पखनपुरा के पास, जहां पर यह हाईवे खत्म हो जाता है, बताओ अगर 1 इंच भी बीजेपी ने आगे बढ़ाया हो तो बता दो आप। अगर 1 इंच बढ़ाओ तो बताओ आप उसके आगे। मैंने उस समय जिलाधिकारी से पूछा एक दिन कि बताओ ये हैदरिया पखनपुरा से आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है एक्सप्रेसवे। बोले हमें पता ही नहीं है, सरकार को सोच ही नहीं रही। और ये इसलिए मैंने छोड़ दिया था, मैंने कई बार प्रेस में कहा, सदन में कहा, और मैं आज फिर कहता हूं, मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये एनओसी नहीं देते हमें। अगर हम इस सड़क को और आगे बढ़ा करके ले जाते तो एनएचआई का ये कानून है कि 10-15 किलोमीटर के अंदर कोई टोल सड़क नहीं बन सकती। इसलिए मैं जानता था कि ये एनओसी नहीं देंगे, और अगर एनओसी नहीं देते तो शायद ये एक्सप्रेसवे नहीं बन पाता। इसलिए मैंने 15-20 किलोमीटर छोड़ दिया, आगे नहीं जोड़ा जा करके, और उसके कारण ये सड़क बनकर के तैयार हो गई। और ये सड़क इसलिए बना रहे थे, ये केवल चलने के लिए नहीं थी, शहर को जोड़ने के लिए नहीं थी, इसके आसपास हम मंडी बनाना चाहते थे। आप हमारा घोषणा पत्र उठा करके देखिए, इसके आसपास मंडी बन रही थी, और इसके आसपास हम अपने नौजवानों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाते, 1 साल की ट्रेनिंग पाते और कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार या नौकरी मिल जाती। हमारा अधूरा सपना वही रह गया, हम लोग नहीं बना पाए। लेकिन दुर्भाग्य देखो, जिन्हें सरकार में मौका मिल गया, एक बार नहीं दूसरी बार, वो नहीं बना रहे, उस सड़क को आगे नहीं ले जा रहे हैं, आगे नहीं ले जा रहे हैं। और मैं आज इस मंच से खड़ा होकर कह सकता हूं, अगर समाजवादियों ने वो सड़क न बनाई होती ऐसी, तो शायद देश के प्रधानमंत्री उस सड़क पर कभी अपना हवाई जहाज नहीं उतार सकते थे। अगर किसी कारण उनका हवाई जहाज उतरा है तो वो समाजवादियों की देन है और समाजवादियों की सोच है, इसी वजह से हवाई जहाज सड़क पर उतर गया था। ये सड़क केवल जोड़ने के लिए नहीं थी, अपने गरीब किसानों को खुशहाली के लिए थी, और किसी ने सड़क नहीं मांगी थी।
इस सड़क को हम लोग सबसे बेहतरीन बना रहे थे, हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसका डिवाइडर छोटा कर दिए। ये डिवाइडर 10 मीटर 12 मीटर होना था, ये डिवाइडर कम कर दिया। और बीजेपी का सबसे प्रिय काम शौचालय बनाना वाला, हालांकि यहां तो सब जगह नाम लिख दिया, लेकिन इसके आगे जुड़ने वाली जो सड़क है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आप देख लो, ये उद्घाटन किया था, हमारे मंत्री लोग बैठे हैं, उस समय ये लोग मंत्री थे। उद्घाटन जब हुआ तो अब आप लखनऊ से लेकर के आगरा देख लो, कहीं आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा, ना नेताजी का नाम है। हम लोगों ने उद्घाटन करके नाम नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा हम लोगों ने, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो जहां शौचालय के लिए उतरते वहां बीजेपी ने अपना नाम लिख लिया। ये सड़क बन जाती, मंडियां बन जाती, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन जाती, तो हमारे लोगों को कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल जाता। बताओ, ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम नौजवान साथियों आपसे कह करके जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली व्यवस्था हमारे देश की सीमा की रक्षा नहीं कर सकती।